कंसिडर स्कीमा आर जिसमें 4 एट्रीब्यूट है एम एन पी और क्यू एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है एम डिटरमाइन एन एंड पी डिटरमाइन क्यू, देन द डीकम्पोजिशन ऑफ आर इनटू R1 एंड R2। और R1 में क्या एट्रीब्यूट गिवन है आपको, M और N, और R2 में P एंड Q। तो अब बताना है कि अगर आप R को डीकम्पोज कर दो R1 और R2 में, तो अब ये जो डीकम्पोजिशन हुआ है वो आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा या लॉसलेस ज्वाइन होगा या फिर दोनों ही होगा या दोनों ही नहीं होगा, कुछ ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो देखो, जब भी कोई रिलेशन डीकम्पोज्ड होता है, मतलब कि उसका डीकम्पोजिशन जब किया जाता है, तो उसमें जो एट्रीब्यूट होते हैं, इसमें जैसे R1 में आपके M और N आ रहे हैं और R2 में आपके P एंड Q आ रहे हैं, तो लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन के लिए, लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन के लिए इन दोनों रिलेशन में, इन दोनों सब रिलेशन में एक कॉमन एट्रीब्यूट का होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो वो लॉसलेस ज्वाइंट डीकम्पोजिशन नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे एक आंसर तो मिल गया कि ये जो डीकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, ये लॉसलेस ज्वाइंट डीकम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। दूसरा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के लिए देखो, जो R1 है इसमें आपकी M और N है, तो यहाँ पे R1 में आपकी डिपेंडेंसी कौन सी आएगी, M डिटरमाइन N आ जाएगी, और R2 में आपकी P डिटरमाइन Q आ जाएगी। अब देखो, दोनों ही आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रिजर्व है, क्योंकि ओरिजिनल में भी यही गिवन है और R1 और R2 में भी दोनों प्रिजर्व है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो हो रही है बट नॉट लॉसलेस ज्वाइंट डीकम्पोजिशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला ही आपका, कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व तो हो रही है बट लॉसलेस ज्वाइंट डीकम्पोजिशन नहीं है ये। Next, DBMS provides the facility of accessing data from a database through DDL, DML या DBA या schema। तो देखो, जब भी हम डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो जो DBMS है वो जब भी डाटाबेस को एक्सेस करता है वो किसके थ्रू करता है, तो वो करता है आपका DML के थ्रू। कौन सी लैंग्वेज के थ्रू करता है, DML। तो DML देखो होता क्या है, तो DML stands for data manipulation language, the SQL commands that deals with manipulation of data present in the database belong to DML or data manipulation language that include retrieving, storing, modification, deletion, insertion and updation of data in a database। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, DML। Which of the following operation require two tables as input having at least आएगा यहाँ पे, having at least one common column। तो कौन सा ऑपरेशन है, अगर दो टेबल पे परफॉर्म करते हैं तो एक कॉलम का कॉमन होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो वो ऑपरेशन आपका ज्वाइन ऑपरेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा ज्वाइन, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इसमें आपके कॉमन एट्रीब्यूट के होने की कोई ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। और सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ये दो टेबल के बीच में नहीं है, सिंगल सिंगल टेबल के लिए परफॉर्म होते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ज्वाइन ऑपरेशन। तो ज्वाइन करने के लिए एक एट्रीब्यूट का कॉमन होना मस्ट है ये। Next, consider the following SQL query. Select title, name from employee। तो यहाँ पे employee नाम की कोई टेबल है, वहां से आपको टाइटल और नेम सेलेक्ट करने हैं। ऑर्डर बाय टाइटल, नेम डिसेंडिंग। तो अब बताना, इन आउटपुट ऑफ द अबो क्यूरी द डिफरेंट टाइटल्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर एंड नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय हैविंग सेम टाइटल आर लिस्टेड इन ऑर्डर। तो यहाँ पे बताना आपको असेंडिंग और असेंडिंग आएगा या असेंडिंग और डिसेंडिंग या डिसेंडिंग और असेंडिंग या दोनों में ही डिसेंडिंग और डिसेंडिंग आएगा। तो देखो, सेलेक्ट टाइटल और नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय टाइटल, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय टाइटल तो दे दिया बट डिसेंडिंग होगा कि असेंडिंग ये मेंशन नहीं किया। जब कुछ भी मेंशन ना करे तो बाय डिफॉल्ट जो लेता है ये
बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा ऑर्डर लेता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर लेगा। तो बाय टाइटल जो होता है वो आपका असेंडिंग में होगा। तो इन आउटपुट ऑफ द अबव क्वेरी द डिफरेंट टाइटल्स आर लिस्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, असेंडिंग। एंड नेम, जो नेम है वो डिसेंडिंग यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो नेम जो होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। तो इसका आंसर जो आएगा आपका सेकंड वाला आ जाएगा, असेंडिंग कोमा डिसेंडिंग। नेक्स्ट है a relation in which every known key attribute is fully functionally dependent on the primary key and which has no transitive dependency is said to be in BCNF, 2NF, 3NF और 4NF। तो ये अगर आप देखोगे तो ये एक सिंपल सी, जहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती वो आपकी 3NF नॉर्मल फॉर्म होती है। तो इसी की ये डेफिनेशन है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3NF, क्योंकि 3NF की ही डेफिनेशन है जहां पे हम कहते हैं कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कहने की बात है x डिटरमाइन y एंड y डिटरमाइन z, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये होता ही है हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यही आपकी 3NF की डेफिनेशन है। नेक्स्ट गिवन रिलेशन आर, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट है एंड एस, इसमें भी दो एट्रीब्यूट है। द रिजल्ट ऑफ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट w, x फ्रॉम r, s is guaranteed to be same as r provided a option r has no duplicates and s is non-empty, r and s have no duplicates, s has no duplicates and r is non-empty, एंड डी वाला है r and s have the same number of tuples। तो यहाँ पे देखो दो रिलेशन गिवन है r, और इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है आपके w और x, और एक आपका रिलेशन है s, और इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है आपके y और z। तो अब आपको सेलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट w, x। तो ये जो w और x आएंगे वो r वाले रिलेशन से आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे फ्रॉम r, s। अब r, s का मतलब यहाँ पे ये है, जब फ्रॉम में दो रिलेशन ऐसे लिखे जाते हैं तो उसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा यहाँ पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस किस का, r और s का। तो r और s का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। तो अब ये कह रहा है कि इज गारंटेड टू बी सेम एज r। तो ये जो क्यूरी है आपका, ये जो आउटपुट देगी वो कह रही है कि सेम एज r देनी चाहिए आपकी। तो सेम एज r आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या पॉसिबल कंडीशन है कि r ही आइए, सेम एज r। तो सेम एज r का मतलब जो ये रिलेशन r है एज इट इज आपका आउटपुट आना चाहिए इस वाली क्यूरी से। तो देखो पहली बात ये कह रहा है डिस्टिंक्ट w, x। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट होगी तभी आपका ये पॉसिबल है, पहली बात तो ठीक है। क्योंकि r हैज नो डुप्लीकेट, तो पहला आपका ये ऑप्शन हो गया कि सारी की सारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। और वो कैसे होनी चाहिए एक बार देखो, क्योंकि ये r इंटू एस क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए ठीक है, फिर आपको सेलेक्ट करना है w, x, वो भी डिस्टिंक्ट, और वो सेम आना चाहिए r के। तो भाई देखो अगर ये सेम आपका डिस्टिंक्ट होगा तभी तो सेम आएगा। अगर वो सेम हो गया, कोई भी दो रो अगर सेम हो जाएगी तो एक रो सेलेक्ट कर लेगा डिस्टिंक्ट में, तो क्योंकि डिस्टिंक्ट वाली सेलेक्ट करेगा दूसरी वाली को रिजेक्ट कर देगा, तो आपका सेम एज r नहीं आएगा आउटपुट उस केस में। तो इसके लिए आपका r हैज नो डुप्लीकेट्स। तो पहली कंडीशन ये होगी कि r के पास में कोई डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इस तरह से कुछ वैल्यूज होनी चाहिए आपकी, तभी ये डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए r के पास में। दूसरा जो कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो r को s के साथ में करना है, तो s का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। ये नहीं है कि s जो है आपका रिलेशन वो एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी होता है तो r इंटू एस एम्प्टी आ जाएगा। आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप परफॉर्म करोगे वो आपका एम्प्टी आ जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी एक रिलेशन अगर एम्प्टी हुआ तो उस केस में ये सेम एज r तो रहेगा नहीं। तो इसके लिए सेकंड वाली जो कंडीशन हुई, जो s है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ए वाला आ जाएगा, r हैज नो डुप्लीकेट्स एंड s इज नॉन एम्प्टी। उस केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो सेम एज r आएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट है एवरी रिलेशन इन 2NF इज आल्सो इन BCNF। तो अगर हम बात करें रिलेशन की तो BCNF आपका सबसे छोटा सर्कल होता है, अंदर ही अंदर जो होता है ये BCNF, फिर यहाँ होता है आपका 3NF और फिर होता है आपका 2NF, फिर सबसे बड़ा जो सर्कल होता है ये होता है हमारा 1NF का। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको काफी यहाँ पे ऑप्शन नजर आ जाएंगे कि करेक्ट कौन से हैं और इनकरेक्ट कौन से हैं। ये कह रहा है एवरी रिलेशन इन 2NF, जो 2NF में है वो BCNF में भी होगा। तो भाई देखो एवरी रिलेशन कैसे हो सकता है यहाँ पे, जो कि BCNF का छोटा सा सर्कल है। ये कुछ रिलेशन यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ये वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ 2NF में है, वो BCNF में नहीं है। तो एवरी रिलेशन तो हो ही नहीं सकता ना, जो 2NF में है वो BCNF में कैसे हो सकता है, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है ए रिलेशन R इज इन 3NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ R इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑफ R। तो रिलेशन इन 3NF, बट ये जो डेफिनेशन है वो 2NF की होती है हमारी, ये 3NF की नहीं होती, जहां पे एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑफ R। तो ये 2NF की डेफिनेशन होती है, ना कि 3NF की। तो ये भी गलत हो गया आपका। सी वाला देखते हैं एवरी रिलेशन इन BCNF इज आल्सो इन 3NF। तो अगर इसकी बात करें तो एवरी रिलेशन इन BCNF, तो अंदर वाला सर्कल देखो एवरी रिलेशन इन BCNF इज आल्सो इन 2NF, क्योंकि 2NF का सर्कल बहुत बड़ा है, 2NF के अंदर ही आपका BCNF आ रहा है। और BCNF की डेफिनेशन में पहली लाइन यही है कि कोई भी रिलेशन BCNF में कब होगा, जब वो 3NF में होगा। और 3NF की डेफिनेशन में ये है कि 3NF में कब होगा, वो 2NF में जब होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी वाला आ जाएगा, क्योंकि आपको करेक्ट बताना था ट्रू एवरी रिलेशन इन BCNF इज आल्सो इन 3NF। तो ये वाला आपका करेक्ट है। डी वाला और देख लो एक बार, नो रिलेशन कैन बी इन बोथ BCNF एंड 3NF। तो ये कह रहा है कि कोई भी रिलेशन दोनों में नहीं हो सकता, BCNF और 3NF। ऐसा थोड़ी होता है कभी, बहुत सारे रिलेशन ऐसे हैं जो BCNF में है, तो जब वो BCNF में है तो वो 3NF में तो ऑब्वियस सी बात होंगे ही ना, क्योंकि BCNF की डेफिनेशन यही कहती है कि उसका 3NF में होना जरूरी है, तभी वो BCNF में होगा। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, सी वाला। नेक्स्ट है सिलेक्ट वन स्टेटमेंट विच कंटेन्स एरर। तो बताओ, पहला ऑप्शन कह रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक वेयर स्टॉक आईडी इक्वल टू 1008। तो अगर आप देखो इसका फॉर्मेट देखो क्या होता है हमारा, पहले हम सिलेक्ट लिखते हैं और यहाँ पे स्टार लिखते हैं या फिर कोई एट्रीब्यूट का नाम, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम और यहाँ आता है आपका टेबल का नेम, और फिर हम ये ऑप्शनल होता है वेयर वाला, तो ठीक है। बट सिलेक्ट और फ्रॉम आपका कंपलसरी होता है, या तो स्टार लगाओ यहाँ पे या फिर एट्रीब्यूट का नाम। तो सिलेक्ट एंड फ्रॉम ये कंपलसरी है आपके, बट वेयर ये आपका ऑप्शनल होता है। तो इस तरह से फॉर्मेट होता है कोई भी SQL क्यूरी का। तो देखते हैं पहले वाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक। तो स्टॉक नाम की टेबल है, स्टार मतलब एवरी एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेगा, वेयर स्टॉक आईडी इक्वल टू 1008। तो ये तो आपका करेक्ट है ना, इसमें तो कोई एरर नहीं है, इसमें तो कोई एरर नहीं है पहले वाले में। तो दूसरा सेलेक्ट स्टॉक आईडी फ्रॉम स्टॉक वेयर स्टॉक आईडी। तो यहाँ पे देखो स्टॉक आईडी एट्रीब्यूट दे दिया, फ्रॉम भी है, स्टॉक नाम का टेबल है आपका, वेयर स्टॉक आईडी ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, कोई एरर नहीं है दोनों में। तीसरा देखते हैं सेलेक्ट स्टॉक आईडी फ्रॉम स्टॉक, ये भी आपका सही है, सिर्फ स्टॉक आईडी ले रहा है स्टॉक वाले से, फ्रॉम भी है इसमें। तो वेयर आपका ऑप्शनल होता है, तो वेयर से कोई इशू नहीं है, कोई भी एरर नहीं आएगा। डी वाला देखते हैं सेलेक्ट स्टॉक आईडी, ठीक है, वेयर स्टॉक आईडी इक्वल टू एंड लास्ट नेम इक्वल टू, बट यहाँ पे वेयर से पहले क्या आना चाहिए था, फ्रॉम। सेलेक्ट स्टॉक आईडी फ्रॉम वेयर स्टॉक आईडी इक्वल टू एंड लास्ट नेम इक्वल टू, तब ये सही होता, बट यहाँ पे फ्रॉम मिसिंग है। तो एरर कहाँ आएगा, डी वाली में। तो डी वाले ऑप्शन में एरर है आपके, क्योंकि फ्रॉम नहीं है यहाँ पे, और फ्रॉम आपका कंपलसरी होता है। Consider a database table T containing two columns X and Y, each of type integer. After the creation of table, one record X equal to Y is inserted in the table. तो यहाँ पे दो आपके एट्रीब्यूट गिवन है X और Y, और जैसे ही आपके
टेबल क्रिएट हुई, वहां पे दो वैल्यू भी इंसर्ट कर दी गई है। लेट एम एक्स एंड एम वाई डिनोट द रिस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अमंग ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो एट एनी टाइम का मतलब है यहाँ पे जैसे इंसर्ट किया गया तो मैक्सिमम वैल्यू एम एक्स इसकी 1 होगी और एम वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वो भी 1। Using mx and my, new records are inserted in the table 128 times with xy value being this and this। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू है mx प्लस 1 और y इज इक्वल टू क्या है आपका 2 इंटू एम ऑफ y प्लस 1। तो अब इनके कोरस्पोंडेंस आपकी x और y नई नई वैल्यू इंसर्ट करते रहिए हम, कितनी बार, 128 बार, 128 टाइम्स। इट मे बी नोटेड दैट ईच टाइम आफ्टर द इंसर्शन वैल्यू ऑफ एम एक्स एंड एम वाई चेंज। तो जैसे जैसे इंसर्ट करते जाओगे एम एक्स और एम वाई आपका चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये कह भी रहा है जो एम एक्स और एम वाई है वो डिनोट क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू एट पर्टिकुलर टाइम। जैसे इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे एम एक्स चेंज हो जाता है और एम वाई भी चेंज हो जाता है। What will be the output of the following SQL query after the step mentioned above are carried out? अब बताना है आपको select y from t। तो t वाली टेबल से y सिलेक्ट करना है, y की वैल्यू where x equal to 7। तो ये जब x 7 होगा यहाँ पे, अब x क्या है यहाँ पे 1 है, तो जब x 7 होगा तो y की वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल से आपके सामने ये फॉर्मूला गिवन है, वैल्यू इंसर्ट करते रहो। जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर दी गई है। अब सेकंड वैल्यू क्या होगी, जब एम एक्स यहाँ पे क्या 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2 हो चुकी है और y क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एम वाई। तो 2 एम वाई कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 तो 3 हो गया ये। अब एम एक्स ये हो जाएगा आपका और एम वाई ये हो चुका है। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एक्स इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस 1, तो 2 प्लस 1 ये 3 हो गया आपका और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 7। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो एम वाई आपका 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू फिर से एम एक्स चेंज हो गया आपका और एम वाई भी चेंज हो चुका है यहाँ पे। फिर से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस 1, तो ये हो गया आपका 4 और यहाँ पे आपका 2 इंटू 7 14 प्लस 1 15। फिर से एम एक्स आपका चेंज और एम वाई भी चेंज। अब नेक्स्ट x क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 2 30 और 31। फिर से वही एम एक्स भी चेंज आपका और एम वाई भी चेंज। नेक्स्ट आपका x हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 31 इंटू 2 कितना हो गया 62 प्लस 1 63। फिर से एम एक्स आपका चेंज और एम वाई भी आपका चेंज। अब नेक्स्ट x इक्वल टू 7 पे निकालना था, तो अब देखो क्या हो जाएगा 63 इंटू 2 कितना हो गया 126 प्लस 1 127। तो जब x इक्वल टू 7 है तो y की वैल्यू कितनी है 127। तो इसका जो आंसर आएगा ए वाला आ गया आपका। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये गेट में भी पूछा गया है और एचपीएससी लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस उसमें भी आया था सेम, क्योंकि एचपीएससी वाले मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉपी एंड पेस्ट करते हैं यूजीसी नेट या गेट से। कोई भी पेपर उठा के देख लो कंप्यूटर साइंस वाला, चाहे वो लेक्चरर का हुआ हो चाहे वो आपका पॉलिटेक्निक वाला हुआ हो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो काफी क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट और गेट वाले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है कंसिडर द रिलेशन एक्स, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है पी क्यू आर एस टी यू विद द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, which of the following is the trivial functional dependency in f closure, f plus closure। तो देखो इसमें ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इफ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी x determine y holds where y is a subset of x then it is called a trivial functional dependency। तो ये कह रहे हैं कि x determine y है तो आपका y आपका सबसेट होना चाहिए x का, तब आपकी वो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहलाती है ट्रिवियल। या फिर x आपका सुपरसेट होना चाहिए y का, उस केस में आपके ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे देखो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है, तो ए वाला ऑप्शन उठाओ पी आर और एस टी।
तो यहाँ पे कोई भी सबसेट नहीं है, मतलब कि आपका राइट हैंड साइड सुपरसेट भी नहीं है या लेफ्ट हैंड साइड आपका सबसेट भी नहीं है, तो ये तो ट्रिवियल नहीं है। पी आर और आर टी, तो इसमें भी अगर देखोगे पी आर डिटरमाइन आर टी, तो कोई यहाँ पे भी ये जो y है आपका x का सबसेट नहीं है, तो ये भी आपका ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। अब सी वाला देखो, पी एस पी कोमा एस डिटरमाइन एस, तो एस जो है इसका सबसेट है ये, या फिर जो पी एस है वो सुपर सेट ऑफ एस है, तो यहाँ पे ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी सी वाली है, तो इसका आंसर आएगा सी। अब डी भी चेक कर लो एक बार, पी एस यू डिटरमाइन क्यू, तो इसमें कोई भी आपका सुपरसेट या सबसेट नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सी वाला। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे चेक करने का, सबसेट देख लो, ठीक है। तो सबसेट भी कौन सा देखना आपको, y आपका सबसेट होना चाहिए x का, या सुपरसेट देख रहे हो तो x आपका सुपरसेट होना चाहिए y का, तब वो डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहलाती है आपकी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये भी आपका गेट में आया हुआ सवाल है और एचपीएससी लेक्चरर में भी आया था, तो यहां से भी पता लग रहा है कि जो गेट वाला क्वेश्चन है वही इन्होंने कॉपी पेस्ट किया था।